हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। लास्ट लेक्चर में जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्या देखा था कि जो लाइट वेव है उसको हम पार्टिकल कंसिडर करते हैं, जिस पार्टिकल को फोटोन कहा था, और उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने एट द एंड सॉल्व एग्जाम्पल देखे थे 14.1, 14.2 एंड एंड में देखा था 14.3। आज जब हम डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस देखेंगे उससे पहले पार्ट 1 का एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है फोटोसेल। वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। फिर हम डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस की तरफ आएंगे। अब जो टॉपिक है उसका नाम है फोटोसेल। क्या नाम है? फोटो सेल। इसे देख लेते हैं। फोटोसेल है ना, एक ऐसा डिवाइस है, दिस इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी into current electricity using photoelectric principle। photoelectric principle। ठीक है, समझते हैं। देखो ये बेसिकली दिखता कैसे है, तो जिस तरीके से हमारे घर में एक आधा लाइट बल्ब होता है उसी तरीके से ये लाइट बल्ब है, जिसके बेस को हमने सील करके दिया है और अंदर हॉलो है, तो पूरा अंदर वैक्यूम है। इसके इस लाइट बल्ब के अंदर क्या है? वैक्यूम। तो एक्चुअली लाइट बल्ब नहीं, ये ग्लास एनक्लोजर है। ये दिस इज अ ग्लास एनक्लोजर जिसमें पूरी तरीके से वैक्यूम है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट का या फिर फोटो सेंसिटिव मटेरियल का इस तरीके से एक सेमी सिलेंड्रिकल पोर्शन लिया जाता है, और इस पोर्शन पर हम क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस सोर्स से लाइट इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर आगे चल के इंसिडेंट होने वाली है। अब चूंकि ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो ऑब्वियसली जैसे ही लाइट रेज इंसिडेंट होंगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पूरा प्लेट है, ये दिस प्लेट इज नॉट एंटायरली मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, रादर कोई एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल का हम पॉलिशिंग इस प्लेट पर लगा सकते हैं, एंड दैट पॉलिशिंग इज ऑल्सो इनफ टू इमिट इलेक्ट्रॉन। So as soon as light radiation incident upon this photosensitive plate, electrons will emit. Now these electrons will be collected by a collector rod। यहाँ पर आगे क्या होगा, एक कलेक्टर रॉड होगा, तो इसको मैं ऐसे कलेक्टर रॉड को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा कलेक्टर रॉड। अब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किसकी तरफ जाएंगे? कलेक्टर रॉड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कलेक्टर रॉड उन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। देन वी विल अप्लाई सम पॉजिटिव पोटेंशियल इन बिटवीन दिस इमीटर प्लेट एंड द कलेक्टर प्लेट। तो यहाँ इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच में हम लगाएंगे एक छोटा सा पॉजिटिव पोटेंशियल, और करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर भी लगा सकते हैं। एंड लेट्स से दिस इज अ रिहोस्टेट, ताकि इस सर्किट में करंट की वैल्यू को कंट्रोल किया जा सके। नाउ देखो मैकेनिज्म कैसा है। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट अपॉन दिस photosensitive plate, the electron will emit out, and due to positive potential at collector plate, this electron will get attracted towards this collector rod or collector plate, and thus due to flow of electron the current electricity starts to exist or starts to flow inside of this circuit, and this particular device is called as photo cell। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे सबसे पहला यूज़ होता है काउंटिंग डिवाइसेस में। काउंटिंग डिवाइसेस काउंटिंग डिवाइसेस में जैसे करेंसी काउंटिंग होती है ना, करेंसी काउंटिंग नोट्स होती है, या फिर किसी मॉल में या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो फुटफॉल मेजर करते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरीके का डिवाइस यूज़ होता है। अब यहाँ पर काम कैसे करते हैं, जैसे काउंटिंग डिवाइसेस में फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये किसी मॉल का गेट है। ठीक है, आप जानते हैं, अब जब भी हम किसी मॉल में या बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो हमें इस गेट से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ इस गेट में क्या होता है, एक एंड पर एक लाइट सोर्स लगा होता है और दूसरे एंड पर फोटो सेल लगा होता है। तो यूजुअली क्या है, लाइट जो है वो कंटिन्यूसली फोटो सेल के ऊपर इंसिडेंट होते रहता है सोर्स से कंटिन्यूसली, और यहाँ पर इसका सर्किट होगा, इस सर्किट में करंट कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है। ठीक है, एज सुन एज कोई अगर बंदा है जो इस
कोई अगर इंसान है जो इस गेट में से अगर जाएगा तो वो क्या करेगा, इस लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देगा। जैसे ही लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना रुक जाएगा। जैसे ही करंट सर्किट में करंट फ्लो होना रुक जाएगा, यहाँ पर एक रिले सर्किट होता है या फिर कह लीजिए एक डिजिटल सर्किट होता है जो ये मेजर करता है कि सर्किट में कितने बार करंट रुक गया है। जितने बार करंट रुकेगा वो उसको डिजिट के फॉर्म में नोट करता है, 1 2 3 4 5 6, एंड दस द नंबर ऑफ पीपल, जितने नंबर ऑफ पीपल इस गेट से होकर गुजरेंगे उतनी बार ये करंट का फ्लो स्टॉप होगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ लाइट, एंड द काउंट अप टू विच द काउंट फॉर दैट नंबर ऑफ टाइम इफ द करंट इज स्टॉप, इट मीन्स उतने लोग जो है वहां से गए हैं। एंड दिस इज हाउ काउंटिंग डिवाइसेस वर्क विद द हेल्प ऑफ फोटोसेल। सेकेंडली आप इसको ना करेंसी करेंसी जो काउंटर होते हैं ना, करेंसी नोट जो हम गिनते हैं वहां पर भी रख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक मशीन है, यहाँ पर मैं एक मशीन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक मशीन है। और इस मशीन में यहाँ से हम नोट पास करवाते हैं, तो इस तरीके से नोट कंटिन्यूसली नीचे गिरेंगे। यहाँ पर मान लीजिए नोट आ रहे हैं ऊपर से। तो जब एक नोट यहाँ से आगे बढ़ती है ऐसे, जब नोट ऐसे आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे ना एक फोटो सेल लगा होता है। उस फोटो सेल के जो लाइट और फोटो सेल के बीच का जो पाथ है उसके बीच में जैसे ये नोट आएगी तो क्या हो जाएगा, करंट रुक जाएगा। और वो जो फोटो सेल है वो किसी सर्किट के साथ अटैच होता है, और ये जो पर्टिकुलर सर्किट है ये बताता है कि कितने बार करंट ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। तो जितने बार करंट ऑब्स्ट्रक्ट हुआ होगा उतने बार कुछ नोट्स है वो वहाँ से पास हुई है। तो इस तरीके से हम नोट को काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई तरीके के एप्लीकेशन में हम फोटो सेल को यूज़ करते हैं। और एक एप्लीकेशन हो सकता है जैसे बर्गलर अलार्म जो होते हैं ना, बर्गलर्स अलार्म, इसमें भी यूज़ होता है। थर्ड, जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट्स में भी लाइट अगर मान लीजिए ये मेरा स्ट्रीट लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा स्ट्रीट लाइट है, चलेगा। इस स्ट्रीट लाइट के ऊपर अगर फोटो सेल लगा है तो क्या होता है, जब तक सूरज की रोशनी इस फोटो सेल पर पड़ रही है फोटो सेल सर्किट में इस स्ट्रीट लाइट को एक्टिवेट नहीं होने देता है, ठीक है। और जैसे ही फिर शाम के समय लाइट की इंटेंसिटी कम पड़ जाती है, उस समय अगर फोटो सेल ने काम करना बंद किया तो ऑटोमेटिकली ये जो पर्टिकुलर स्ट्रीट लाइट है उसके सर्किट से करंट पास करवाते हैं थ्रू सेंसर, एंड दस यहाँ पर स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में भी फोटो सेल का यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिक सा वर्किंग है, बहुत कुछ खास है नहीं इसमें, यहाँ तक का फोटो सेल का टॉपिक था छोटा सा। अब हम क्या करेंगे, डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। अब डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस हमसे कहता क्या है। तो डी ब्रॉय कहता है कि मान लीजिए जैसे कोई लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उससे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम वेव मानते हैं तो वेव के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उनके पास होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जैसे प्रॉपर्टी को स्टडी करके हमने, आपको याद होगा तो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमिना थे लाइट वेव्स के उन्हें स्टडी किया था, ठीक है। और अगर आप लाइट को पार्टिकल मानो, यहाँ पहले केस में हमने वेव माना है और सेकंड केस में हम लाइट को क्या मान रहे हैं, पार्टिकल। अगर लाइट को पार्टिकल मान लिया जाए तो उसके पास एनर्जी थी एच न्यू, है ना। उसके बाद में आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो वगैरह हमने सब पढ़ा था। तो लाइट को अगर पार्टिकल माना जाए तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे लाइट को पार्टिकल मानकर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर कॉम्पटन इफेक्ट होता है एक, जो हमें नहीं है फिलहाल, कॉम्पटन इफेक्ट, या फिर जो रमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट, ठीक है। इसे हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसिडरिंग लाइट एज अ पार्टिकल। और कोई भी चीज़ अगर पार्टिकल है तो उसके पास हम जनरली दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं, एक तो उसके पास मास है और दूसरा होता है उसके पास मोमेंटम, मास या मोमेंटम। तो इनके सहारे से हम क्या कर सकते हैं,
किसी भी रेडिएशन को पार्टिकल मानकर कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डी ब्रॉय क्या कहता है भैया, डी ब्रॉय बोलता है कि यूनिवर्स तो थोड़ी डिफरेंशिएट करेगा वेव्स में और पार्टिकल में, उसके लिए तो सभी चीज़ें एक जैसी है। तो कोई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो सिमिलरली वेव की तरह मैटर भी कुछ ऐसे है कि मैटर क्या करते हैं, सर्टेन कंडीशंस में वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो ड्यूअल जो नेचर है वो सिर्फ वेव को अप्लाइड नहीं है, वो मैटर को भी अप्लाइड है। और यहीं से बात आगे बढ़ती है और हम कहते हैं डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉय ने क्या किया, मटेरियल के मास, मोमेंटम या एनर्जी, ये जो सारी चीज़ें हैं, मास या एनर्जी, मास या मोमेंटम, इनको कनेक्ट करके दिखाया किसके साथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ। और उसने बोला है कि भैया मैटर भी क्या होता है, एक वेव होता है। ठीक है, चलो समझते हैं कि डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस कैसे रन किया गया है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई मास है और उस मास में कितनी एनर्जी होती है, ये हमें आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन देकर बताया था। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन हमें पता है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, अब E इज इक्वल टू, मैं एम सी स्क्वेयर को लिख सकता हूँ एम सी मल्टीप्लाइड बाय सी। सी क्या होता है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एम इज मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, सो आई कैन राइट E इज इक्वल टू पी इंटू सी। पी क्या हो गया फिर, पी हो गया मोमेंटम, पी इज मोमेंट। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। नाउ देयरफॉर आई कैन राइट P इज इक्वल टू E अपॉन C, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर मास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट हियर। ओके, नाउ एज वी हैव सीन, हमने फोटोन जो है, जो लाइट रेडिएशन होती है या कोई भी रेडिएशन है, तो रेडिएशन को जब हम पार्टिकल कंसिडर करते थे तो उस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया था, फोटोन। तो मैं कहूँगा एज a radiation particle is a photon और एनर्जी कितनी होती है फोटोन के लिए, एनर्जी इज h इंटू न्यू। ये हम जानते हैं, मैक्स प्लैंक ने ये इक्वेशन निकाल कर दिया था। तो अगर ऊपर के इक्वेशन में P इज इक्वल टू ई बाई सी अगर ले, जो एक पार्टिकल के लिए वैलिड है इक्वेशन, या फिर कह लीजिए कोई एक सब्सटेंस के लिए वैलिड है, और मैं यहाँ पर रेडिएशन को ही पार्टिकल बोल रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं द मोमेंटम ऑफ दैट फोटोन विल बी गिवन बाय एच न्यू अपॉन सी, बिकॉज ई इज योर एच न्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी है। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, आई एम राइटिंग P इज इक्वल टू एच अपॉन सी डिवाइडेड बाय न्यू। क्या कर लिया है हमने इस न्यू को सी के नीचे ला कर रखा है। अब वी नो सी बाय न्यू क्या होगा, ये होगा लैम्बडा। देखिए स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एन होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा होती है वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं सी, सिंबल सी, और उसे लिखा जाता है न्यू इंटू लैम्बडा के साथ। तो c बाय न्यू क्या होगा, लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो आई कैन सिंपली राइट p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा, h अपॉन लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज वेवलेंथ। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। So I can simply write here that lambda is equal to h upon p। ठीक है, p फिर से मोमेंटम, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m, अब फोटोन के अलावा भी कोई अगर पार्टिकल है जिसका मास m है, एंड वो अगर मूव हो रहा है, मूविंग विथ वेलोसिटी v, then can I write lambda is equal to h upon mv, lambda is equal to h upon mv। तो यहाँ पर डी ब्रॉय ने क्या किया, जो फोटोन को, जो लाइट वेव है या रेडिएशन है, उसको तो सबसे पहले हमने फोटोन माना था। उस फोटोन को रेफरेंस लेकर ही फोटोन जो भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, तो उसके हेल्प से वही प्रॉपर्टीज हम किसी भी मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर उसने जो वेव का प्रॉपर्टी होता है वेवलेंथ, उसे मास के साथ और
मोमेंटम के साथ, मतलब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो मोमेंटम के साथ उसने कनेक्ट करके दिखाया है। ठीक है, तो यही है डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। सिंपल भाषा में अगर कहे तो जिस तरीके से वेव और एज अ पार्टिकल बिहेव करती है अलग अलग समय, उसी तरीके से मैटर भी समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ मैटर एज वेल एज समटाइम वो क्या हो सकता है, वेव की भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर सकता है। यही है हमारा डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। अब इसका यूज करके ना इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को फाइंड करके बताया है। जो हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, नॉर्मल केस में हम क्या बोलते हैं भैया, एक आधा न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। अब ये जो रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन को हम जनरली कैसे दिखाते हैं, एक पार्टिकल की तरह बताते हैं ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी एक वेव होती है इस तरीके से, इसे हम प्रूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन वेव है ये अगर पता है तो हम वेव की वेवलेंथ भी पता कर सकते हैं। तो डी ब्रॉय का ये जो रिलेशन है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को फाइंड किया गया है। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, सपोज कोई एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज अ चार्ज्ड पार्टिकल having charge q is moving with velocity v, ऐसा हम मान लेते हैं। और ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्यों आगे हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम देख रहे हैं। तो हमने मान लिया भैया, सपोज मेरे पास इस तरीके का कोई एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे मैं एक चार्ज पार्टिकल लिख रहा हूँ जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, ऐसा हम मान लेते हैं। देन उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे बोल सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल विल बी गिवन बाय हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, ये m क्या होगा, m विल बी द मास ऑफ पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका ये मास है। सो हाफ एम वी स्क्वायर हमने ले लिया। अब यहां पर देखिए, आई कैन राइट दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम। आराम से मैं इसे लिख सकता हूं। देयरफॉर आगे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ke डिवाइडेड बाय m। किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए वेलोसिटी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस डिवाइडेड बाय m, और इसको हमने अंडर रूट में रख लिया है। ठीक है, चलो अब ये जो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, अगर मुझे उसकी वेवलेंथ निकालनी है तो कैसे निकाल सकता हूँ। सो डी ब्रॉय के हिसाब से वेवलेंथ इज गिवन बाय एच अपॉन एम वी। तो चलो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगाते हैं। सो एज पर डी ब्रॉयज ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस लैम्बडा इज नथिंग बट एच अपॉन एम वी। तो अब बस हम v की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो लैम्बडा इज एच अपॉन एम अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। तो ये जो हमारा m है आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट, इसे मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। तो m और m स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचता है मेरे पास। सो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब कोई भी एक चार्ज होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक 2 प्लेट्स है, दिस इज लेट से इमीटर प्लेट एंड दैट इज माय कलेक्टर प्लेट। अब यहाँ से अगर कोई चार्ज मूव हो रहा है टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, तो ये जो पर्टिकुलर चार्ज है इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, तो दैट इज गिवन बाय q इंटू वी नॉट। ये कैसे पता चला, देखो हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किया था तो वहां पर क्या हुआ था, आराम से समझते इस बात को। अब देखिए ये है इमीटर प्लेट एंड लेट्स से दिस इज माय कलेक्टर प्लेट। अब इमीटर प्लेट से कोई एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे था नेगेटिव चार्ज एंड इट वाज मूविंग टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। नाउ इफ आई वांट टू चेक व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होल्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करते थे, कलेक्टर प्लेट पे निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते थे और इमीटर प्लेट पे पॉजिटिव। अब इस कारण होता क्या था,
कलेक्टर प्लेट पर अगर निगेटिव पोटेंशियल बिल्टअप हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता था। अब मान लीजिए 5 वोल्ट के निगेटिव पोटेंशियल पर अगर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं पा रहे कलेक्टर प्लेट तक, या फिर कह लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है 5 वोल्ट पे, तो हम मानते थे कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी, इट वॉज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी थी। अब इस इलेक्ट्रॉन के बजाय कोई मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, पी चार्ज ले रहा हूँ कोई, और अगर वो एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर भी चार्ज कितना होता है, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ही होता है, बस नेचर होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर उस प्रोटॉन के पास कितनी एनर्जी है ये अगर मुझे पता करना होगा तो मैं बस क्या कर लूँगा, पहले जैसे कलेक्टर प्लेट को निगेटिव टर्मिनल से अटैच किया था तो उसकी जगह उसे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करूंगा, तो कलेक्टर प्लेट पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज ये जो प्रोटॉन है जो कलेक्टर प्लेट की तरफ पहले जा रहा था अब वो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मान लो 5 वोल्ट के पॉजिटिव पोटेंशियल पर अगर प्रोटॉन रुक जाता है कलेक्टर प्लेट तक जाने से, तो हम कहेंगे कि भैया प्रोटॉन के पास कितनी एनर्जी थी, कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, तो दैट वाज आल्सो इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q अगर चार्ज है और उसे मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो Q इंटू वी नॉट इट बिकम्स द चार्ज का काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वो चार्ज जिस भी पार्टिकल पर होगा उसका मास क्या है, मान लीजिए m है। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था, आप अगर आप देख पा रहे हो h/2m काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर एनी चार्ज हम लिख सकते हैं द वेवलेंथ फॉर दैट चार्ज पार्टिकल वुड बी लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल mq multiplied by q into v naught, that would be its stopping potential energy or stopping energy. The same can also be written as lambda is equal to h upon under root of 2 times the mass of electron multiplied by ev naught. ये क्या है ev naught? ev naught is the stopping energy of electron if that charge particle is electron. So I can simply say that wavelength of electron can be found out by using Planck's constant divided by under root of 2 into mass of electron multiplied by its stopping energy. ठीक है, अब हम जानते हैं h की वैल्यू कितनी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, इट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो आई एम सिंपली राइटिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल एज वी नॉट। अगर हम इसे सॉल्व करें, मतलब 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 को डिवाइड कर ले अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो इसका जो आंसर निकल कर आता है वो कितना आता है, दैट आंसर इज लैम्बडा इज इक्वल टू, ये पहले मैं क्लियर कर लेता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.228 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये लैम्बडा की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। अगर आपको लैम्बडा की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 12.28 divided by under root of stopping potential, and that value would be given in terms of angstrom. तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, एंड दैट वी हैव फाउंड आउट थ्रू डिब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था डिब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो डिब्रॉय ने बोला था कि भैया कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहने दो, जैसे हमने लाइट को कंसिडर किया था, अगर वो लाइट वेव है तो उसके पास होता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड विद कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव वी कुड सिंपली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। बट some of the phenomena like photoelectric effect could not be explained by considering light as a wave, so for that matter we considered it as a particle. That particle was named as photon, and as light is a electromagnetic wave, so electromagnetic wave के particle को हम बोलेंगे photon। तो photon के पास एनर्जी थी E इज इक्वल टू एच न्यू, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या रमन इफेक्ट जैसे इफेक्ट्स को लाइट को पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब किसी भी फोटोन के पास जो कि एक पार्टिकल है तो उसके पास होता है मास, उसके पास होता है मोमेंटम, सो वी कैन कनेक्ट दिस मोमेंटम एंड मास विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव सच एज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड वी कैन शो दैट अ पार्टिकल और अ मैटर, जो भी हमारे आसपास मैटर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो आप या मैं हूँ, कोई एक कार हो सकती है, कोई एक फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
तो दोज पार्टिकल दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ वेव एज वेल इवन दो दे आर मैटर। तो ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस न सिर्फ रेडिएशन के लिए बट ऑल्सो मैटर के लिए भी अप्लाई होता है। यही था ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस बाय लुई डिब्रॉय। नाउ इसको समझने के लिए हमने क्या किया, तो डिब्रॉय की तरह डिब्रॉय ने सबसे पहले क्या कंसिडर किया, डिब्रॉय ने उसने कहा कि भैया किसी भी मास के पास कितनी एनर्जी होती है इसका इक्वेशन आइंस्टाइन ने देकर रखा है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस हिसाब से उस पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी को हमने कैसे कैलकुलेट किया, E इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल विच वॉज मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। सो E इज इक्वल टू पी इंटू सी, जहाँ पर P हमने मोमेंटम को लिया है। नाउ P को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। एज रेडिएशन इज अ पार्टिकल विच इज़ अ फोटोन, तो एनर्जी इज गिवन बाय एच इंटू न्यू। तो फोटोन के लिए अगर इस रिलेशन को यूज़ किया जाए तो पी वुड बी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। जो किसी मैटर के लिए एनर्जी थी ई बाई सी, वही एनर्जी का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी हो चुका है। यहाँ से मैं P इज इक्वल टू एच सी अपॉन न्यू तक पहुँच गया एंड वी नो स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वेवलेंथ। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मोमेंटम इज गिवन बाय एच अपॉन लैम्बडा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ लैम्बडा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एच अपॉन पी, और अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है, जिसके ऊपर चार्ज q है एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन वी कैन से दैट लैम्बडा इज गिवन बाय एच अपॉन एम वी। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ भैया मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज q है एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो जो मोमेंटम जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर। सो वी स्क्वेयर इज ट्वाइस ऑफ के ई अपॉन एम। एम काइनेटिक एनर्जी के नीचे हम लेकर गए थे, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। अब डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस के हिसाब से लैम्बडा क्या होना चाहिए, एच अपॉन एम वी। तो हमने सिंपली वी की वैल्यू पुट कर ली है यहाँ से। जैसे ही वी की वैल्यू को पुट करेंगे हमें एक रिलेशन मिलेगा, एच लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए ये जो लैम्बडा है उसे हम और आगे जाके थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी अगर पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है और उसका मास एम है, तो यहाँ पर मास की जगह लिखा है मास ऑफ क्यू चार्ज वाला पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी वाज गिवन बाय क्यू इंटू वी नॉट। ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता था कहाँ से, सरफेस से, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती थी, तो वो काइनेटिक एनर्जी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से पता कर सकते थे। तो चार्ज होल्ड बाय दैट पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द काइनेटिक एनर्जी। इफ दैट चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन तो क्यू वुड बी रिप्लेस्ड बाय ई, वी नॉट तो जैसे का वैसे ही रहेगा, और मास वुड बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया। देन वी हैव फाउंड दैट लैम्बडा इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी, ट्वाइस वैसे ही था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू रखी इलेक्ट्रॉन पर। ये सारा रखने के बाद वी हैव गॉट फाइनल आंसर लैम्बडा इज इक्वल टू 1.228 डिवाइडेड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसके जो आंसर है वो था नैनोमीटर में। इफ़ यू वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, सो सिंपली क्या करना है, लैम्बडा इज इक्वल टू 12.28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये वैल्यू किसकी थी, वेवलेंथ की वैल्यू थी। ठीक है, तो ये था डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। अब हम यहाँ पे एक दो और सिंपल सी चीज़ें समझेंगे जिसका यूज़ हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होने वाला है। तो क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं एक एक करके। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ हाफ एम वी का स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर में से एम और वी अलग और दूसरा वी अलग, सो दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 पी इंटू वी। और यहाँ पर अगर मोमेंटम आपको निकालना है थ्रू काइनेटिक एनर्जी, तो यू कैन सिंपली राइट 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वी इज माय मोमेंटम। और अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, सो यू कैन राइट v is equal to 2 times of kinetic energy divided by momentum. These two formulae we will be going to need in the coming न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, तो डी ब्रॉय ने जैसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव होती है, तो सही में क्या इलेक्ट्रॉन वेव है, और अगर वो वेव है तो कैसे बताएंगे कि वेव है, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है या फिर कौन सा फिनोमिना है जिसे हम इलेक्ट्रॉन को वेव मानकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे उन्होंने चेक किया है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे तो आप
आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक छोटी सी कॉइल है, ठीक है। इस तरीके से इस कॉइल को हमने एक लो टेंशन बैटरी के साथ अटैच किया है। अब ये जो पर्टिकुलर कॉइल है यहाँ पर, इस कॉइल को जनरली बेरियम ऑक्साइड के साथ कोट किया जाता है। बेरियम ऑक्साइड रहेगा याद, ठीक है। अब इस कॉइल के इर्द गिर्द थोड़ा सा आगे एक कैथोड मतलब एक सिलेंडर है, मेटालिक सिलेंडर, जिसे हमने एक हाई टेंशन बैटरी का निगेटिव टर्मिनल अटैच किया है। और इस पर्टिकुलर कॉइल के जस्ट आगे एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है, जिसको हमने हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है। अब ये जो सिलेंडर है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है, ये हो गया एनोड, और पहला सिलेंडर जो उस कॉइल के जस्ट आगे था वो हो गया कैथोड। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो कैथोड है, कैथोड में सेंटर में एक क्या है, होल है। और यहाँ पर जो आप एनोड देख रहे हो, एनोड के भी सेंटर में क्या है, होल है। अब ये होल क्यों है, देखिए, जब लो टेंशन बैटरी के साथ करंट पास होगा किसमें, इस कॉइल वाले सर्किट में, तो दिस कॉइल विल स्टार्ट्स टू गेट हीट। नाउ व्हेन इट विल हीट, इलेक्ट्रॉन विल इमिट आउट। अब इलेक्ट्रॉन तो किसी भी दिशा में भागेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें फ्लो करवाने के लिए हमने क्या किया है, कैथोड अटैच किया है। ये कैथोड करता क्या है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे जा रहे थे हर दिशा में, तो कैथोड पर निगेटिव चार्ज होने के कारण द इलेक्ट्रॉन दे फील रिपेल्ड। और जो रिपेल्ड होने वाले इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एक ही पैसेज बचता है जो सेंटर में होल की तरह दिख रहा है। दूसरा, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी दिशा में भटक भी रहे हैं तो भी उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के काम आ रहा है हमारा ये एनोड। अब एनोड को ही हम आगे कॉलीमेटर बुलाएंगे। कॉलीमेटर का काम वो होता है, कॉलीमेटर क्या होता है, कॉलीमेटर वो होता है जो चीज़ों को अलाइन करता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ क्या हो गया, क्योंकि कॉलीमेटर एक एनोड है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर कॉइल से बाहर निकले थे वो किसी और दिशा में ना जाते हुए दे विल मूव टूवर्ड्स कॉलीमेटर। और कैथोड पर निगेटिव चार्ज है तो वो कैथोड से ऑब्वियसली रिपेल होंगे, तो बचेगा फिर मिडल वाला पाथ, जो स्ट्रेट लाइन है ना, छोटा सा होल, उसी से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और याद रखना, इसीलिए ये जो लो टेंशन बैटरी और कॉइल का सेटअप है, वहाँ इसको और इस एनोड वाले पार्ट को हम इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और कितनी होती है उसकी स्पीड, नियरली 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी उसकी स्पीड हो सकती है। तो इतने स्पीड के साथ अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो एनोड से जाके चिपक नहीं जाता है, क्योंकि इतने फास्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है कि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम इट ट्रैवल स्ट्रेट थ्रू द कॉलीमेटर। ओके, इट डजंट गेट डिफ्लेक्टेड। जो इलेक्ट्रॉन अब इस कॉलीमेटर से होकर के आगे आया है, इट इज मेड टू इंसिडेंट अपॉन निकेल का क्रिस्टल। निकेल क्रिस्टल क्या होता है, जैसे ये निकल के क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगा, इट गेट स्कैटर्ड इन वेरियस डायरेक्शन। दिस इज व्हाट वी बेसिकली अज्यूम, क्योंकि निकेल के क्रिस्टल में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की रचना है वो ऐसी है कि द मोमेंट इलेक्ट्रॉन रीचेस टू इट, इट गेट स्कैटर्ड। नाउ जब ये स्कैटर्ड होगा तो स्कैटर्ड कैसे होगा, इट विल फर्स्ट इंसिडेंट अपॉन द निकेल प्रिज्म एंड देन इट विल गेट मूविंग, और इट विल एक्ट लाइक अ रिपल्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड होगा विथ सम एंगल। नाउ यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होगा उसके लिए वो मेजर करना है मेरे को कि इलेक्ट्रॉन कितने डिग्री या कितने एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है। तो हम एक क्या करेंगे, एक एंगुलर स्केल यूज़ करेंगे जो मुझे एंगल मेजर करके देगा, और उस स्केल के ऊपर हमने मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को लगाया है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकेल प्रिज्म पर आएगा, निकेल प्रिज्म से वो स्कैटर होगा, और स्कैटरिंग किस दिशा में हुआ है इसे चेक करने के लिए मैं मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे ही मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को मूव किया जाएगा, वो हमें बता देगा कौन से एंगल पर कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर हुए हैं। अब याद रखना, हाई टेंशन बैटरी में निगेटिव टर्मिनल कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, तो जैसे जैसे आप इनके बीच का पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन विल फील मोर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द कॉलीमेटर, एंड थ्रू कॉलीमेटर इट विल ट्रैवल टू निकेल क्रिस्टल। नाउ डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने क्या किया था, व्हेन दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, they have used the voltage range at high tension battery right from 44 volt to 44 volt to
68 वोल्ट। यहाँ तक उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के दौरान पोटेंशियल को वेरी किया एंड दे हैव ऑब्जर्व दैट एट 54 वोल्ट, तो एट 54 वोल्ट उन्होंने देखा कि नियरली 50 डिग्री के आसपास, नियरली 50 डिग्री के आसपास मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो स्कैटर हुए हैं। एट 50 डिग्री द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड, और फिर उससे कुछ दूरी पर, एंगुलर दूरी पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, फिर थोड़ी देर पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैसे दोनों ही साइड ऐसे हो रहा है कि कुछ देर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रही है। तो ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना है ना, ये फिनोमिना डिफ्रैक्शन की तरह है, जहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती थी, फिर उसके इर्द गिर्द सेकेंडरी मिनिमाज एंड मैक्सिमाज हुआ करते थे। उसी तरीके से जैसे कि उन्होंने देखा कि 54 वोल्ट स्टॉप पोटेंशियल पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे गेट स्कैटर्ड एट 50 डिग्री के आसपास वो स्कैटर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं भैया कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ज़्यादा नंबर में स्कैटर्ड है वो सेंट्रल मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाजू में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो मिनिमा हो गया, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर मिनिमा एंड फिर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इस तरीके से एक तरीके का हमें डिफ्रैक्शन मिल रहा है। और ये जो फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा कह दीजिए या सेंट्रल मैक्सिमम कह दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब देयर मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेव। जब तक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन नहीं होता इस तरीके से क्रेस्ट के साथ या ट्रफ के साथ सुपरपोज नहीं होगी, आपको लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्पलीट्यूड देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाजू में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पर क्या हुआ होगा, वहाँ पर डेफिनेटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया होगा। सो इस तरीके से डेविसन एंड जर्मर ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो दे हैव कंक्लूडेड एंड दे हैव ऑब्जर्व कि भैया किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर एट सर्टन वोल्टेज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट्स और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड एंड दैट पार्ट विल एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब डेविसन एंड जर्मर ने वेवलेंथ कैलकुलेट की तो दे हैव फाउंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी नियरली अबाउट 0.165 नैनोमीटर। कितना? 0.165 नैनोमीटर। और अगर हम डिब्रॉय का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो डिब्रॉय के हिसाब से भी फॉर्मूला वैल्यू कितनी आती है, 0.166 नैनोमीटर या 0.167 नैनोमीटर। तो ये जो 167 या 166 या 0.165 नैनोमीटर की ये जो वेवलेंथ है, दे आर क्लियरली कंपेरेबल, या फिर हम कह सकते हैं कि भैया वो नियरली आइडेंटिकली ही है। इसका मतलब डिब्रॉय ने दिया हुआ हाइपोथेसिस और यहाँ एक्सपेरिमेंट से जो हमें इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग देखने को मिल रहा है, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली वेवलेंथ जो मैच हुए जा रही है डिब्रॉय के हाइपोथेसिस से, तो हम ये कह सकते हैं भैया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली अ वेव। यहाँ अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस डिग्री या फिर एंगल का ग्राफ निकालेंगे तो अराउंड 50 डिग्री हमें इंटेंसिटी कैसी मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। दिस इज इंटेंसिटी ऑन वाई एक्सिस एंड दिस इज योर theta on x axis. So around 50 degree. So around 50 degree we find maximum intensity of electron due to constructive superposition. ठीक है, तो ये जो भी हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा है at which was noticed by electron detector along the angular scale, this confirm that electron is a wave. ठीक है, so I hope कि यहाँ तक जो हमारा पार्ट था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एज वेल एज डिब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट एग्जांपल इसके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर पहले एग्जांपल की मैं बात करूं तो क्या दिया है हमें, सबसे पहला एग्जांपल वी हैव बीन गिवन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, फाइंड इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है डी ब्रॉय के वेवलेंथ का, लैम्बडा इज नथिंग बट 1.228 divided by under root of stopping potential, and we can simply write 1.228 divided by under root of 120, and if you solve this you will be getting answer equals to 0.112 नैनोमीटर। ठीक है, दिस इज द केस। और अगर हम एंगस्ट्रॉम में चाहे फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, 12.28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
120। तो इसका आंसर अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस आंसर वुड बी नियरली इक्वल टू 1.12 एंगस्ट्रॉम, या फिर डायरेक्टली यहीं से अपन कर सकते हैं। ये है 0.112 नैनोमीटर, सो दैट वुड बी 1.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। A student weighing 45 kg is running with a speed of 8 kilometer per hour on a फुटपाथ विच इज़ 2 मीटर वाइड। तो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मास दिया है, तो मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ स्टूडेंट इज 45 kg। उसकी स्पीड दी है, स्पीड कितना दी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 मीटर हो जाएगा 10⁻³ पर आवर। अब 1 आवर को मुझे अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 × 60। ठीक है, 1 आवर को मिनट में और मिनट को फिर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया है। सो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, कितनी मीटर पर सेकंड हो जाएगी, सो दैट वुड बी 2.22 मीटर पर सेकंड, दैट वुड बी माई स्पीड। ठीक है, स्टूडेंट की स्पीड। देन आगे क्या बोला है, अ स्मॉल कार वेइंग 1200 kg is moving with a speed of 60 km per hour on a 20 meter wide road, calculate their de Broglie wavelength। सो पहला पार्ट स्टूडेंट के लिए था, सेकंड में ले रहा हूँ मास ऑफ कार विच इज़ 1200 kg एंड इट्स स्पीड vc इज गिवन एज 60 किलोमीटर पर आवर। सो 60 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा, सिंपली 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, so that would be 16.67 मीटर पर सेकंड। चलेगा। अब हम डी ब्रॉय के वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। लैम्बडा एस इज गिवन बाय 1.228 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमें पूरा लेना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो ये है h/√2 इंटू मास ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टूडेंट। तो चलो, सो लैम्बडा एस इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू मास ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है 45 kg मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो m इज़ 45 और v² v कितना निकला है स्टूडेंट का 2.22 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 45 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, देखिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 45 भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.22 भी बाहर आ जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ स्टूडेंट वुड बी इक्वल टू 0.06693 into 10⁻⁻34. So I can simply write lambda s, that is student का wavelength would be 6.7 into 10⁻⁻36 मीटर्स। ठीक है, इतना हो गया स्टूडेंट का वेवलेंथ। अब हम किसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, कार की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आएगी। So wavelength of car can also be calculated at h/√2 times mass of car multiplied by kinetic energy of car. So I am simply writing 6.626 into 10⁻⁻34 divided by √2 into mass of car is 1200 into kinetic energy कितना होगा हाफ इंटू m, that is 1200 into v², v कितना आया था 16.67, तो 16.67 का स्क्वायर, तो 2 कैंसल, 1200 का स्क्वायर है ही, तो हम लिख रहे हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 16.67। चलो, ये कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 3.3123 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। ठीक है, ये होगा वेवलेंथ ऑफ कार। चलेगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है
Calculate the de Broglie wavelength of an electron moving with kinetic energy of 100 electron volt passing through a circular hole of diameter 2 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर 2 एंगस्ट्रॉम। चलिए सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। क्या दिया है गिवन डेटा? सो डी ब्रॉय की वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। सो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड वेवलेंथ इफ काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई कैन सिंपली कन्वर्ट दिस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू इन टर्म्स ऑफ जूल। सो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। द सेम कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ एम वी का स्क्वेयर इट इज इक्वल टू 100 इंटू 1.6 into 10⁻⁻19. So I can simply write v square is equal to 2 into 100 into 1.6 into 10⁻⁻19 divided by mass। तो ये मास की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। सो आई कैन सिंपली राइट 9.11 इंटू 10⁻31। तो v क्या हो जाएगा फिर? v वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 200 इंटू इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। ये जो 100 है 100 इज 10⁻2 ओके। 1.6 इंटू 2 इज 3.2 एंड 100 ये हो जाएगा -17। सो आई एम राइटिंग सिंपली 3.2 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। ये -31 ऊपर जाएगा तो +31। सो वी विल गेट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू न्यूमरेटर में आ जाएगा 10⁻17 प्लस 31। ठीक है, तो दिस इज 14 I guess. So that would be v is equal to under root of 3.2 divided by 9.1 into 10⁻14। ठीक है, चलेगा। तो 14 बाहर आएगा तो बनेगा 10⁻7 एंड अंडर रूट ऑफ 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर मैं अपने एंड पर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए और उसके आंसर को फाइंड करेंगे। सो आई कैन सिंपली राइट 10⁻7 into 0.6. So 10⁻7 into 0.6, this is v, and as we know lambda is h by mv। so lambda is equal to h की वैल्यू हम रख लेते हैं। so lambda is equal to 6.626 into 10⁻34 डिवाइडेड बाय 9.11, ये तो मास है, इंटू 10⁻31 इंटू वी कितना आया है? वी इज 0.6 इंटू 10⁻7, 0.6 इंटू 10⁻7। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आप लॉग टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 0.6, ऊपर है 10⁻34, दैट विल बी अगेन 10⁻+31 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब देखिए 10⁻34 है, -7 है, तो -34 -7 इज -41, -41 प्लस 31 ये कितना हो जाएगा? -10। सो आई एम सिंपली राइटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 0.6 अगर कर ले तो ये कितना आ जाएगा? दिस वुड बी 5.46। सो 5.46 और ऊपर आ जाएगा 10⁻−10। ठीक है, सो लैम्बडा वुड बी इक्वल टू 1.21 इंटू 10⁻−10 मीटर, दैट इज 1.21 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सरसाइज से जुड़े क्वेश्चन है, उसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस और सॉल्व्ड एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।